जय हिंद। देखिए अभी समझते हैं हम लोग कि भारत ने चीन की किस तरह से नस पकड़ ली और चीन इतना फड़फड़ा क्यों रहा है, आखिर उसको ठंडी के दिन का इतना इंतजार क्यों है और चीन कहां जाकर फंस रहा है। देखिए अरुणाचल प्रदेश से जो 5 लोग गायब हुए थे उसको हम पहले ही बताए थे आप लोग को कि उसको पीएलए ने ही गिरफ्तार किया होगा, जबकि उस वक्त पीएलए ने बोला भी नहीं था चाइना की आर्मी ने कि हमें गिरफ्तार किया, क्योंकि हमेशा चाइना ऐसे करते रहता है। हम उसके बैक रिकॉर्ड के ही आधार पर हम बोले थे और आज चाइना ने कह दिया कि भाई हाँ हमने गिरफ्तार किया था, अब उन्हें वापस लौटाने की प्रक्रिया चालू हो गई है। अब समझते हैं 2-4 चीजें क्या हो रही हैं कि यहाँ पर अभी भारत के साथ एक समस्या आ रहा है कि ये काला पानी को लेकर लिम्पियाधुरा लेपुलेख और काला पानी का विवाद जो है वो नेपाल के साथ भी नेपाल और इंडिया के ओर चल रहा है, उस ओर क्या है चाइना है। तो ये ट्राई जंक्शन है। ट्राई जंक्शन को खतरा इसलिए है कि इस साइड में चाइना जो है अपनी आर्मी को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है, इस साइड में वो अपनी आर्मी बढ़ा रहा है, यहाँ एयरबेस बना लिया है, वो यहाँ मिसाइलों को तैनात कर रहा है, ड्रोन हमेशा उड़ रहे हैं सब यहाँ पर। भारत भी यहाँ की ओर आगे बढ़ रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कि अगर इस एरिया में नेपाल एक नया मोर्चा खोल देगा ना तो इन तीनों में सबसे ज्यादा घाटा हो जाएगा नेपाल को, क्योंकि नेपाल को लग रहा है कि वो उसके लिए चाइना का रास्ता है। भाई साहब नेपाल को तो ये सोचना चाहिए कि अगर भारत से रिश्ते खराब होंगे तो ये चाइना का ये वाला एरिया तिब्बत है, तिब्बत के ऊपर से कोई भी कमर्शियल प्लेन हवाई उड़ान नहीं भरती है सब, तो आपको मजबूरी में भारत आना ही पड़ेगा। भारत अपना एयर स्पेस रोक देगा, फिर जाएंगे कहां? इनको तो हर तरह से समस्या आ जाएगा, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है इस उस ओर जो है वो चाइना जो है अपनी पूरी की पूरी आर्मी बेस को बढ़ा रहा है, भारत भी इस ओर बढ़ा रहा है, भारत की भी तैयारियां कम नहीं है। हालिया विवाद जो हो गया है वो एक्चुअली कहां पे हुआ, वो 500 लेक के पास हो गया लद्दाख में। आप देखेंगे चाइना ने अचानक गोलियां चलाने लगी, हालांकि ये गोलियां जो थी वो केवल एक तरह का वार्निंग शूट था, हवाई फायरिंग थी कि भाई हम यहाँ पे हैं, अगर तुम आगे बढ़ोगे तो हम तुम्हें शूट कर सकते हैं। अब देखिए ये चीन बॉर्डर पे गोली चलना बड़ा अजीब होता है। आप अगर याद करेंगे तो 15 जून की घटना को, तो उस वक्त भी हमारे जो जवान शहीद हुए थे और चाइना के भी 35-40 से ज्यादा लोग मरे थे, हालांकि चाइना ने तो एक्सेप्ट भी नहीं किया था, तो उस वक्त भी गोलियां नहीं चली थी, फिजिकल क्लैश हुए थे, पत्थरों से मार हुए थे। गोली क्यों नहीं चलती है तो ध्यान देखिए बहुत पहले गोली चली थी, पहली इससे 1962 के बाद जो था वो 20 अक्टूबर 1975 में अरुणाचल प्रदेश की ओर गोली चली थी। बाद में इन दोनों देशों ने बॉर्डर पर शांति लाने के लिए एक निर्णय लिया था 1996 में कि हमारी जो सैनिक जो है वो बॉर्डर पे जब ड्यूटी करेंगे तो बंदूक रहेगी लेकिन उनमें गोलियां नहीं रहेंगी, एक दूसरे के हम लोग एमुनेशंस का प्रयोग नहीं करेंगे ताकि आगे जाके कोई क्लेश ना हो। लेकिन चाइना की ओर से अचानक फायरिंग किया जाने लगा, उसने उल्टे दुनिया पे भारत पे उसने आरोप लगाया कि पहले भारतीय सेना ने हवाई फायरिंग किया है। भारत ने कहा कि भारत की ओर से कोई हवाई फायरिंग नहीं की गई है, वो चाइना की ओर से किया गया था। आखिर चाइना ऐसा क्यों कर रहा है? चाइना ठंडी के दिन का इंतजार कर रहा है और वो भारत की तैयारियों को देखना चाह रहा है। ये इसे हम लोग कहते हैं प्रोटेक्टिव पेट्रोल। प्रोटेक्टिव पेट्रोल आर्मी की भाषा में, मिलिट्री लैंग्वेज में एक शब्द होता है कि दुश्मन अगर किसी एरिया में है वो कितना शक्तिशाली है, इसके लिए क्या होती है कि छोटी सी टुकड़ी भेजी जाती है फौज की, वो वहां पे 2-4 गोलियां चला देते हैं और उधर से बदले में वो दुश्मन गोलियां चलाने लगता है, तो इन लोग को एक आइडिया लग जाता है कि कितनी मात्रा में वहां फौज है एक्चुअल में। तो भारत होशियारी किया, वो समझ गया इनका प्रोटेक्टिव पेट्रोल है, प्रोटेक्टिव पेट्रोल में भारत की ओर से गोलियां ही नहीं चलाई गई, तो उनको पता ही नहीं चला कि भारतीय सैनिक कितनी संख्या में है। रेकी पेट्रोल जो होता है वो छुप के निगरानी किया जाता है, जबकि प्रोटेक्टिव पेट्रोल हथियार की ओर से। बेसिकली चाइना जो है इस एरिया में ठंडी के दिन का इंतजार कर रहा है, क्योंकि ये जो गलवान वाला एरिया है, ये यहाँ की जो नदियां हैं इनको पार करना बड़ा मुश्किल होता है, इसमें पानी ज्यादा रहते हैं। ठंड के दिन में क्या होगा, ये नदियां जो है वो इसमें बर्फ जमने लगेगा और बर्फ जमने से इसे पार करना इजी हो जाएगा और इसमें छुपना भी इजी हो जाएगा, क्योंकि बर्फ के बीच में आप कैमोफ्लेज सफेद कपड़े पहन के आप आराम से छुप सकते हैं। तो ठंड के दिन में जो जहां पर आप पेट्रोलिंग करते हैं नाव से, बोट से, अब वहां पे पूरा बर्फ जम जाएगा। अब आप सोचिए ना, जब बर्फ जम जाता है तो बड़ा मतलब वो ट्रेंड फोर्स ही वहां लड़ सकती है, वहीं वहां लड़ सकता है जिनके पास इक्विपमेंट है, हथियार है, सब जो सामान है वही लड़ सकता है। तो चाइना को लगता है वो इसमें स्पेशलिस्ट है। चाइना को समझे में नहीं आ रहा है कि चाइना के दामाद लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं ससुर जी की सेवा करने के लिए। यहाँ पे ये वही फौजी हैं जो 1984 में पाकिस्तान को उनकी औकात दिखाए थे ऑपरेशन मेघदूत और सफेद सागर के टाइम पे। वहां पे उनको समझ में आया था वहां पर, और भारत सरकार जो है ना इनको एकदम रेडी टू फाइट रखी हुई है कि भाई सियाचिन से हम तुम्हें डिप्लॉय कर देंगे। तो इन लोग को तो महारत हासिल है बर्फ में लड़ाई लड़ने की, इनसे अच्छा कौन जानेगा कि बर्फ में कैसे लड़ाई लड़ा जाता है। और चाइना को विश्वास नहीं है तो खोज ले, पता कर ले पाकिस्तान से कि कैसे धोए थे सभी सब। देखिए 1962 में भारतीय सेना ने कहां गलती किया था। एक्चुअली क्या था कि हम लोग तत्काल आजाद हुए थे 1947 के बाद, और उस समय टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, अर्थव्यवस्था किसी काम की नहीं थी, अंग्रेज पूरा चूस के गए थे सब भारत को। तो भारत के पास ना साजो सामान थे, ना हथियार थे, ना ड्रेस थे, ना जूते थे, और चाइना बढ़ते जा रहा था। तो भारत की स्ट्रेटजी रही थी कि युद्ध को टाला जाए। लेकिन इस बार भारत की स्थिति उल्टी है। इस बार भारत की स्थिति क्या है कि भारत ने मन बना लिया है कि अगर युद्ध करिएगा तो हम भी युद्ध करेंगे, बातचीत भी करेंगे, लेकिन भारत ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर दी है। उधर से वो ड्रोन निकाला है तो भारतीय वायुसेना भी यहां पहुंच चुकी है, नौसेना का P-8 विमान भी पहुंच चुका है, और पीछे से आर्मी की पूरी साजो सामान है। भारत की स्थिति इतनी है कि 1 घंटा में हम वहां हजारों फौज उतार सकते हैं। हम जो अपना जो बैकअप के लिए चैनल था, उस चैनल पे हम जो वीडियो बनाए थे कि चाइना में जो बातचीत हुआ है, चाइना के रक्षा मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री का, रूस का, उसका क्या नतीजा रहा, आप भी समझे कि उसका कोई नतीजा नहीं रहा है। देखिए वो चैनल जो है वो खान सर लाइव जो है वो बैकअप के लिए उस पर लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग जुड़ गए हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या है हैकिंग वगैरह बहुत ज्यादा हो रहा है, तो कम से कम एक बैकअप के लिए रहना चाहिए। देखिएगा उसका भी फर्जी है, जिस पे सब्सक्राइबर ना दिखाए या फिर कम दिखाए वो समझिएगा मेरा नहीं है। 2 ही चैनल है जिस पे ये बता रहे हैं आपको, खान जी सीसा सेंटर और एक खान सर लाइव करके
करके है वो वाला है, उस पर भी 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है सर। तो वहां पे हम बताए थे कि आपको कि ये बातचीत का नतीजा एकदम किसी काम का नहीं रह गया। तो भारत ने कहा कि ठीक है बातचीत तो करते रहेंगे लेकिन पूरी तरह से तैयारियां भी हम करते रहेंगे। देखिए चाइना के बौखलाहट का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि ये जो लद्दाख का एरिया है इसमें ना चाइना उल्टा फंस गया है। हुआ क्या एक्चुअली कि ये यहाँ से ये चाइना का ये फिंगर 5 है, चाइना जो है वो फिंगर 5 तक चला आया, हालांकि पहले वो था फिंगर 8 तक, उठ के चला आया फिंगर 5 तक, और भारत ये खड़ा है फिंगर 4 तक। भारत कह रहा है कि तुम वापस जाओ, चाइना कह रहा है हम जाएंगे ही नहीं। अब चाइना के साथ 2 समस्या है। यहाँ पर एक इसका सिरिजाप पोस्ट है, सिरिजाप कॉम्प्लेक्स जो पोस्ट है वो आर्मी का बहुत बड़ा कैंप है इसका, और इसके पीछे बहुत बड़ा एरिया है खुरनाक का, खुरनाक फोर्ट। तो ये एरिया और ये एरिया चाइना का मेन बैकअप है, और यहाँ पे तो कुछ ही फौजियों को उसने खड़ा किया है, मेन इसका सिरजाप और खुरनाक है, यहीं पर चाइना की मेन फौज पोस्ट खड़ी है। लेकिन भारत ने क्या किया, ये नॉर्दर्न एरिया में दिमाग लगाना छोड़ दिया। भारत ने कहा ठीक है चाइना तुम यहां से उठ के यहां आ गए हो, कोई बात नहीं, हम भी यहां पे खड़े हैं। भारत इस पैंगसो लेक के नीचे से अटैक कर गया और यहां 2 पहाड़ियों को कब्जा कर लिया। एक पहाड़ी का नाम है ब्लैक टॉप और उसके आगे वाली पहाड़ी है हेलमेट। अब जो ब्लैक टॉप से हम लोग सीधे का सीधे एरिया पे नजर रख सकते हैं फिंगर 5 के पास में, और यहां से हम लोग इसके सिरजाप पे रख सकते हैं। ये इस एरिया की बहुत ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची है सब, और हेलमेट से हम सीधे यहां पर खुरनाक पर अटैक कर सकते हैं। अब चाइना फंस गया है कि तुम्हारा यहां पर कैमरा उमरा था, भारतीय सेना ने तूर तार के कैमरा फेंक दिया है, अब वापस नहीं किया। अरे भाई वापस तो कर देना चाहिए, ले जो, लेकिन भारतीय सेना भी कम से कम 62 का बदला तो लेंगे ना, कैमरा रख लिए ऐसा तूर तार के। तो यहाँ पे चाइना फंस गया है कि चाइना करे तो क्या करे, और दिक्कत यह है कि इस एरिया में चाइना नीचे से भी नहीं आके हमला कर सकता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये वाला एरिया ये पैंगसो लेक है, ये पैंगसो लेक में अगर चाइना है यहाँ पर, तो ये फिंगर वाला एरिया है, यहाँ से यहाँ विवादित है, और ये उसका सिरजाप, और ये उसका खुरनाक पोस्ट, और यहाँ से ब्लैक टॉप पर ये यहाँ से आराम से हमला किया जा सकता है। और नीचे वाले एरिया में भी आएगा ना तो और धोआ के जाएगा। अगर देखेंगे तो ये मागर हिल भी चाइना इंडिया के कब्जा में है, और यहाँ गुरनाग भी है, तो ये सब एरिया अब नीचे से चाइना आता है तो नीचे से भी पिटाएगा, और ऑलरेडी हम लोग हाइट पर है, इसलिए चाइना परेशान हो गया है कि अब ठंडी के दिन भी हो जाएगा ना तो वो भारत जो है इस बार फ्रंट फुट पर है। चाइना का सबसे बड़ा सरदर्द जो है ना वो विकास बटालियन है। अब ये विकास बटालियन भारत ने वहां क्यों लगाया, ये एक्चुअली गृह मंत्रालय के अंदर में काम करता है, लेकिन ये आर्मी से मिलकर काम करता है, हमेशा इसे सीक्रेट रखा गया है। इनकी ट्रेनिंग इस तरह से होती है कि ठंड के एरिया में और पहाड़ी एरिया में लड़ने के लिए माहिर होते हैं। इनकी रैंकिंग भी अलग डिजाइन से होती है। इनका सिंबल इस तरह होता है। इसे 1962 में जब बनाया गया था तो इसका नाम था स्टेब्लिश 22, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर स्पेशल फ्रंटियर फोर्स SFF कर दिया गया। इसकी बटालियन का नाम है विकास बटालियन, जो लगभग 6 बटालियन है, और अभी इनके पास टोटल बटालियन को मिला के 5000 की फौज है। ये बहुत ही वेल ट्रेन होते हैं, कैमोफ्लेज की लड़ाई में, छुप के लड़ने में, पहाड़ी एरिया में बहुत बेहतरीन होते हैं। इनका झंडा वगैरह सब अलग होता है। इसमें बेसिकली इंडिया ने उन लोगों को रखा जिन्हें 1959 में चाइना ने मार के तिब्बत से भगा दिया था। उन लोग के अंदर तो 2 गुस्सा इसी बात का है कि तुमने एक तो पूरा दलाई लामा के साथ बदतमीजी किया, दूसरा उनकी जमीन छीन लिया, तो इन लोग के अंदर एक अलग जोश भरा हुआ है। दूसरा ये पहाड़ी एरिया के एक जेनेटिकली होता है, पहाड़ी एरिया वाले लोग पहाड़ पे अच्छे से लड़ सकते हैं। अब जैसे हम लोग मैदानी क्षेत्र के हैं लोग, हम लोग को भेज दीजिएगा राजस्थान में लड़ने के लिए, तो जेन्युइन बात है कि जो राजस्थान का मूल निवासी है वो हम लोग से बेहतर लड़ेगा वहां पर। तो ये लोग पहाड़ी एरिया के, चाइना इन्हीं के लिए सरदर्द बना हुआ है, क्योंकि चाइना तिब्बत के मामला को दबाना चाहता है। और इन जो हमारे स्पेशल फ्रंटियर फोर्स और विकास बटालियन है, इस बटालियन में दलाई लामा का एक तरह का आप कहिए तो इनडायरेक्टली आशीर्वाद कर लीजिए आप, समर्थन नहीं आशीर्वाद, क्योंकि ये लोग अपनी लड़ाई लड़ने के लिए लड़ रहे हैं और बहुत बेहतरीन ढंग से लड़ रहे हैं। और इसी फ्रंटियर फोर्स वालों ने अचानक जाकर रात में कब्जा किया था ब्लैक टॉप पर और हेलमेट टॉप के ऊपर। अब चाइना सरदर्द बना हुआ है। अब ये क्या है कि ये लोग कहते हैं चाइना आजाद करो तिब्बत को, क्योंकि तिब्बत को नाजायज कब्जा किया। ये लोग आत्मदाह कर लेते हैं, शरीर में जला लेते हैं आग, विरोध प्रदर्शन करने के लिए। भारत इनका कई बार समर्थन किया, इन लोग को रहने के लिए हिमाचल प्रदेश में जगह दिया। दलाई लामा जो है वो हिमाचल प्रदेश से एक तरह का एक्सटेंशन का गवर्नमेंट का लिए चलाते हैं, वहां पर बहुत समर्थन किया। नेपाल में भी ये लोग थे, पहले नेपाल ने भी इनका बहुत समर्थन किया था, लेकिन चाइना के दबाव में आकर ओली साहब ने वहां पर पुलिस को आदेश दिया कि यहाँ तिब्बत के लोग कोई भी प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। अरे इतना तो झुमका भी नहीं गिरा बरेली के बाजार में जितना नेपाल गिर गया ओली की सरकार में। लेकिन यहाँ भारत से भी गलती हो रही है। भारत को अब सॉफ्ट नीति छोड़नी पड़ेगी और इतिहास उठा के देखना पड़ेगा। हम एक वीडियो में बताए थे कि इजराइल कैसे बना था। इजराइल जो था यहूदियों का एक देश था, यहूदी एक धर्म है, उस धर्म के लोगों का कोई भी देश नहीं था। इजराइल ने क्या किया, उनको लिए ब्रिटेन ने कहा कि उनके लिए हम एक छोटा सा जगह दे देंगे यहाँ पर जेरूसलम के पास। अब इनसे उनके अंदर एक राष्ट्र की भावना आ गई, भाई हमारा कोई नहीं है दुनिया में, हमको एक धर्म मिले, एक जगह मिलने वाला है, या हम सब मिलेंगे। जी जान लगा के लड़ लिया सब। आज इजराइल इतना बड़ा देश है, इतना विकसित हो गया, पूरी दुनिया में सब अकेले ही इसकी क्षमता, इसे कोई आंख नहीं दिखा सकता है। तो भारत को भी यह राष्ट्र की भावना तिब्बत के लोगों में भरना चाहिए कि तिब्बत के लोग जहां तुम दर बदर भटक रहे हो, तुम्हारा असली देश यही है तिब्बत, और हम तुम्हें लौटाएंगे। भारत को इन तिब्बतियों लोगों के, तिब्बत के जो सावलीन मांग्स होते हैं वो पहाड़ी लड़ाई के लिए बहुत बेहतरीन होते हैं, उन्हें सेना में भर्ती करके ट्रेनिंग देके हर चीज देके और स्पेशली उन्हें चाइना के एरिया में तैनात करना चाहिए। अब वो क्या है कि वो जरूरत से ज्यादा लड़ेंगे, रीजन है उनको अपने राष्ट्र की भावना है, और भारतीय सेना जो है वो भी लड़ेगी, लेकिन ये एक आदेश का इंतजार करेगी।
लेकिन उनके अंदर एक अलग जुनून रहेगा, उनकी एक फौज खड़ी करनी चाहिए। और जैसे धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला है, हेडक्वार्टर बना दीजिए हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला। जो भी तिब्बती लोग हैं उनको दलाई लामा उनकी सिक्योरिटी इसके लिए कर दीजिए। और 26 जनवरी को जो मुख्य अतिथि बुलाते हैं तो चाइना कहता है कि तिब्बत के लोगों को मत बुलाइए, भाई दलाई लामा को मुख्य अतिथि बनाना चाहिए और उसी दिन बुलाना चाहिए सी जिनपिंग को कि अगल बगल इस बार हमारे 2 मुख्य अतिथि रहेंगे। तब देख लो क्या हमारे विरोध के बाद चाइना पाकिस्तान के किसी काम को रोकता है? नहीं रोकता है। लेकिन हम लोग दलाई लामा को उतना सपोर्ट नहीं कर पाते, खुल के करना चाहिए। और इससे सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या होगा, हम उन्हें जमीन देंगे, हम उन्हें ट्रेनिंग देंगे, हथियार अमेरिका फ्री में दे देगा। क्योंकि अमेरिका को पता है कि अगर 20 साल में चाइना को नहीं रोके तो अमेरिका जहां बैठा है उसको उतार के चाइना वहां बैठ जाएगा। इसलिए हर हाल में तिब्बतियों का साथ देगा भारत और उसके पीछे रहेगा चाइना। अमेरिका और अमेरिका जिधर गया पूरा यूरोप अमेरिका के ही इशारे पे चलेगा। इनकी सरदर्द तो बना हुआ है भाई साहब मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि क्या है तो ध्यान से समझिए। मलक्का जो है वो एक बहुत पतला रास्ता है मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच का। ये जो पतला सा रास्ता देख रहे हैं यही है मलक्का। अब ये इस पतले से रास्ते में चीन का 80% पेट्रोलियम इधर से ही जाता है, ये पतला रास्ता से। अब ये पतला इसलिए समस्या नहीं है, समस्या इसलिए है कि यहाँ पर अंडमान निकोबार भारत का है और यहाँ पे थल सेना, वायु सेना, नौसेना तीनों रहती है। चाइना को पता है कि अगर हम गलवान के एरिया में नौटंकी करेंगे ना तो यहाँ से एको को हमारा जहाज नहीं जा पाएगा और पूरा का पूरा चौपट हो जाएगा। अब एक और समस्या क्या है, यहाँ से अगर चाइना जो है यहाँ से भाग नहीं सकता है। रीजन क्या है कि अगर इस मलक्का जल संधि के अंदर देखिएगा, ये यहाँ पर ये है सिंगापुर और सिंगापुर की एयरफोर्स को ट्रेनिंग देती है भारत। अब सोचिए कितना अच्छा संबंध है, किसी की सेना को हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं और अमेरिका के फेवर में है सिंगापुर। इसलिए यहाँ से अगर चीन आता है तो पहली बात कि अगर इधर से चाइना घुसता है और अगर विचार बनाता है टुकुर टुकुर घुसने का कि भारत क्या कर रहा है तो मुंह थूर देगा सिंगापुर अमेरिका के हिसाब से। और अगर इधर से निकल गया हेपू की झांकेगा तो यहाँ पे बैठे ऐसा हमारे यमराज बन के तीनों सेना होकर थूर देंगे सब। अब चाइना परेशान है कि उससे 80% पेट्रोलियम कहा जाएगा। तो सबसे पहला समस्या इंडिया और श्रीलंका। इसके बाद समस्या देखिए, अगर चाइना यहाँ से न जाके सुंडा जल संधि होकर जाएगा या फिर टॉरस होकर जाएगा इस साइड से तो यहाँ समस्या देखिए, ये है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया उसके लिए अलग समस्या। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक समझौता हो चुका है, एक क्लास में हम आपको समझाए भी थे, उसका वीडियो भी है कि भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच लॉजिस्टिक समझौता है। इस समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया ने अपना एक द्वीप जो है भारत को दिया रखा है, यहाँ पर है वो, उसके द्वीप का नाम है कोकोस। देखिए कोको नहीं कर रहे, कोको तो म्यांमार के पास है, यहाँ पर है कोकोस द्वीप है। अब ये कोकोस द्वीप जो है वो भारत इसका यूज कर सकता है। अब एक बात बताइए, अगर मलक्का से निकलोगे तो अंडमान में कुछ आओगे और सुंडा से निकलोगे तो ये कोकोस में कुछ आओगे और इधर से जाओगे तो ऑस्ट्रेलिया पहुंचेगा तुमको। इसका मतलब चाइना को लग गया है कि भाई साहब हमारा पेट्रोलियम जो है ना वो अधर में फंस गया है और पेट्रोलियम रुका तो पूरा देश रुक जाएगा क्योंकि हर जगह इसकी जरूरत है। अब इसके लिए चाइना दिमाग लगाया, उसने सोचा कि हम ये मलक्का पार करने की जरूरत ही नहीं है, हम एक काम करते हैं मलक्का पतला एरिया है यहाँ घेरा सकते हैं। इसलिए ये थाईलैंड से विचार किया कि भाई थाईलैंड देखो तुम्हारा ये वाला एरिया बड़ी पतला है, हम यहाँ काट के नहर बना देते हैं क्योंकि यहाँ से उसको भागना थोड़ा सिंपल रहेगा, इसमें कोचा जाएगा क्योंकि आगे से इंडिया पीछे से सिंगापुर कोच लेंगे सब। तो यहाँ से उसने दिमाग लगाया कि हम एक काम करते हैं यहाँ से नहर बना देते हैं, क्रा नहर। तो उसने थाईलैंड को बहुत समझाया कि एक्चुअली थाईलैंड की सीमा चीन से नहीं लगती है, तो समझाया कि क्रा नहर बना लो, हम पैसा देंगे, हम टेक्नोलॉजी लेंगे, देखो यहाँ से सिंगापुर को कितनी कमाई होती है, तुमको कमाई नहीं होगा यहाँ पर। तो थाईलैंड ने इस पर भी विचार कर रहा है। ऐसा मीडिया में खबर आ रहा है कि थाईलैंड इसको मना कर रहा है, लेकिन यहाँ भारत एक गलती कर रहा है। गलती क्या कर रहा है कि अगर गलती से थाईलैंड यहाँ इस नहर को दे दिया तो इसका कोई टेंशन नहीं कि चाइना मनमानी कर लेंगे, उस वक्त भी अंडमान निकोबार हमारे हाथ में फिर भी कुचाइए के जाएंगे। लेकिन समस्या ये है कि एक बार ये नहर बन गया ना तो इसमें इतना करोड़ों का खर्च आएगा कि थाईलैंड कभी इस पैसे को नहीं चुका पाएगा। उसके बाद थाईलैंड हमेशा नेपाल की तरह चीन के इशारे पे घूमेगा। इसलिए भारत को कहना चाहिए कि देख भाई थाईलैंड, एक समस्या समझ कि जैसे तुम ये नहर बनाओगे तुम्हारा देश जो है वो 2 भाग में बढ़ जाएगा, ऊपर 97% ऊपर 90% एरिया ऊपर चला जाएगा और 2 राज्य नीचे चले जाएंगे। अब ये राज्य समझिए, नीचे है मलेशिया। मलेशिया जो है वो एक मुस्लिम कंट्री है। अब मलेशिया यहाँ मुस्लिम कंट्री और ये लोग स्वतंत्रता की मांग करते हैं जो क्रा नहर के नीचे रहेंगे। तो भारत सरकार को चाल चलनी चाहिए, थाईलैंड को दिमाग में ये भर देना चाहिए कि अगर ये नहर बनाओगे तो तुम्हारी कनेक्टिविटी इस एरिया में ज्यादा रहेगी, इधर कट जाएगी और यहाँ ये जिहादी सब उत्पन्न होकर इसको मारेगा, सब सीरिया बना देगा। सब देख रहे हैं सीरिया, इराक, अफगानिस्तान का क्या हाल हो गया। अब भारत सरकार अगर डायरेक्ट कहेगी ना तो थाईलैंड समझ जाएगा चीन को रोकने के लिए। तो भारत सरकार को चाल चलना चाहिए, अपनी गृह मंत्रालय को यहाँ पर एक लेटर भेजना चाहिए कि भाई साहब हमारे खुफिया एजेंट ने बताया है कि यहाँ ऐसी परंपराएं चल रही हैं, इसको अलग कराने का मांग करना है। और भारत सरकार को चुपचाप एक एडवाइजरी जारी कर देना चाहिए ओपनली प्रधानमंत्री को कि भारत के जो घूमने वाले पर्यटक हैं वो इस एरिया में कम जाए क्योंकि यहाँ पर जो है वो कट्टरपंथ थोड़ा सा ज्यादा पनप रहा है। अब क्या है कि अगर कोई चीज नहीं भी है और कोई टोक दिया ना तो मन में एक डर पैदा हो जाता है। जैसे हम आपसे कहें कुछ नहीं कहेंगे तो आप शांति से बैठे रहेंगे, कह देंगे पीछे मत देखना, बस अब आपके मन में आएगा कि अरे रेडी सुखा काय कर रहा है कि पीछे नहीं देखेंगे, हो जाएगा कि नहीं। तो जैसे ही 2-4 गो बात आएगी ना तो उसके दिमाग में आ जाएगा हाँ अरे भाई साहब निचवा
जो है मलेशिया मुस्लिम कंट्री, इंडोनेशिया दुनिया में सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री, और नहर बना देंगे तो इहो एगो मुस्लिम कंट्री हो जाएगा। छोड़ दो ना नहर बनेगा, ए चीन चाचा चल जा, ना बन तो या नहर जा यहाँ पे। तो भारत सरकार यहाँ गलती कर रही है। क्रा नहर से दिक्कत नहीं है, दिक्कत ही बात है क्रा नहर बना मतलब थाईलैंड हमेशा के लिए चीन का हो जाएगा। अब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि गवर्नमेंट चुपचाप हाथ पे हाथ रख के क्या बैठी है। हम यहाँ एप्लीकेशन पे क्लास ले जीएस पढ़ाएं कि हमेशा सरकार को बोलते रहे ये करिए चाहे वो करिए, और चीन को भी पता है कि गवर्नमेंट अगर कुछ नहीं की तो चीन बच के निकल जाएगा, और अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा भी सजग हो गई तो चीन की जहाजों का यही हाल होगा। चीन खोजने आ गए हमारा जहाज कहाँ गया, उसमें पेट्रोल था तो कहीं तो रहेगा, डूब गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भारत मार के गिरा दिया। तो दक्षिणी चीन सागर में चीन जिस तरह दबदबा दिखाता है, तो हिंद महासागर में भारत से बैर करके किसी की औकात नहीं है जो इधर से निकल सके भारत से यहाँ पे। लेकिन भारत सरकार को भी एग्रेसिव न होना पड़ेगा, उस सब काम कर लेगा तब हम लोग जाएंगे तो क्या फायदा है। चीन जो है लगातार अपनी नौसेना के बेस को बढ़ा रहा है, वो नौसेना के अड्डे को लगातार हिंद महासागर की ओर वो डेवलप करते जा रहा है। अगर आप देखेंगे ध्यान से, चीन किस तरह से भारत को घेर रहा है, वो अपनी मोतियों की माला की एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के नीति के तहत। तो उसने देखिए म्यांमार में वो अपना अड्डा बनाने की फिराक में है, फिर यहाँ पर आपके चिटगांव बंदरगाह पर है, ये हम्बनटोटा पर है, ये यहाँ पर मालदीव में ले रखा है, ग्वादर बंदरगाह यहाँ जिबूती है। इस एरिया में अगर आप इनको मिलाएंगे तो आप देखेंगे भारत को बेहतरीन ढंग से घेर लिया है। ये समझ में नहीं आ रहा है लेकिन ये भारत को घेर लिया है। अब इसके लिए भारत सरकार के पास भी रास्ते हैं और इसको करना भी चाहिए। जैसे हम पिछली क्लास में आपको बताया था सितवे बंदरगाह पर, तो ये म्यांमार का सितवे बंदरगाह, हमारा यहाँ खुद का अंडमान निकोबार है, यहाँ अमेरिका ने डिगो गार्सिया ले रखा है, उससे हमारा लॉजिस्टिक सपोर्ट समझौता है, ये हम डिगो गार्सिया यूज कर सकते हैं। यहाँ नीचे मॉरिशस जो है वो कह दिया कि भाई आप हमारे यहाँ से अड्डा ले सकते हैं। एजम्पशन द्वीप यहाँ पर है, सोकोत्रा अगर हम लोग यहाँ से ले लेते हैं तो ये ऊपर वाला ईरान जो है चाबहार, आपको भी पता है कि वो हम लोग को दे रखा है उसका कॉन्ट्रैक्ट। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ जो चाइना हम लोग को घेर रहा था उसके पीछे हम लोग ऑलरेडी चाइना को घेर रखे हैं। और चाइना जिसे केवल ये डर लग रहा था मलक्का, अगर हम इस एरिया में चल जाएंगे तो कल के दिन अगर चाइना मलक्का का कोई दूसरा रूट भी खोज लेता है तो ससुरा तुमको ये पूरा एरिया ना हम ब्लॉक कर देंगे। तो अभी हाथ पे हाथ रख के से नहीं होने वाला है। विदेश नीति एकदम लचर व्यवस्था से नहीं रहेगी। मोदी जी को क्या करना चाहिए, अपने विदेश मंत्रालय में देहात की भाषा में कहते हैं एकदम हरामी आदमी, मतलब समझते हैं खच्चर एकदम, मतलब उसको केवल और केवल यही काम रहे दूसरे को कैसे बर्बाद करना है। ऐसा आदमी को विदेश मंत्रालय में रखना चाहिए और दिन भर यही सोचे कि ससुरा कोना के कैसे घेरे, स्पेशली चाइना पाकिस्तान को। यहाँ हमको आपको लग रहा होगा कि हम चाइना को घेर रहे हैं, लेकिन दर पर्दा देखिए चाइना भी गिर गया है, पाकिस्तान भी गिर गया है। तो शरीफ आदमी से ये नहीं हो सकता है। चाणक्य ने भी कहा था कि जिस देश का राजा जितना दुष्ट रहेगा वो अपने देश का विकास उतना ही ज्यादा कर लेगा। आप देखिए यहाँ पे हम बताएंगे नहीं, यहाँ पे कोई एक है, आप पेकिंग वाला का नाम समझ रहे हैं, दुष्ट जितना रहेगा क्योंकि दूसरे देश से पकड़ के लाएगा और अपने यहाँ पे भरपूर रखेगा।